जय हिंद डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पोस्ट किया था कि आज हम आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार पूरे गारंटी से याद कराएंगे कि किसको कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो वही सेशन में लेकर के आया हूँ और आज आपको एकदम गारंटी से पूरे के पूरे साहित्य अकादमी पुरस्कार याद कराए जाएंगे कि किसको कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ देना चाहता हूँ कि इकाई 13 जो कि कहीं पर आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, मेरी कोशिश रही है कि आपकी इकाई 13 भी कंप्लीट कराई जाए। तो इकाई 13 की PDF बन चुकी है। अब इकाई 13 की जो PDF है वो डिस्क्रिप्टेड PDF है, यानी कि वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिलना इतनी आसान बात नहीं है और बनाने का एकदम से बिल्कुल अब टाइम ख़त्म हो गया है ना। अगर हम बनाने बैठ जाएंगे तो बस उसी को हम बस पढ़ा पाएंगे, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टेड है। मैं एक बार आपको उसका प्रारूप दिखा देता हूँ किस तरीके का प्रारूप है। साथ ही साथ में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इकाई 14 से लेकर के इकाई 20 तक PDF खरीदी है 59 रुपये में, उनको इकाई 13 के मात्र 30 रुपये पे करने होंगे। कितने पे करने होंगे? 30 रुपये पे करने होंगे। और अदर व्यक्ति जो चाह रहे हैं कि हम इसको साथ आगे बढ़ें या इकाई 13 को और साथ में 14 से 20 दोनों को खरीदें, तो उनको 100 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और पहले हम आपको प्रारूप दिखा देते हैं थोड़ा सा PDF का। इकाई 13 का जो प्रारूप रहेगा वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जनसंचार माध्यम और लेखन, स्मरणीय बिंदु। यही सब चीज़ें आप लोगों को सीखनी है और यही चीज़ें आप यदि सीख लेते हैं तो आराम से अगर क्वेश्चन इनसे बनता है तो आपको बन जाएगा। संचार के कितने प्रकार होते हैं, संचार के प्रकार, ठीक है, संचार के कार्य, जनसंचार के आधुनिक माध्य, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर PDF में मिल जाएंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज हैं एकदम। सिनेमा क्या होता है, इंटरनेट क्या है, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा मुद्रण, एक मुद्रण भी है उसमें, तो मुद्रण भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुद्रण को भी आजकल कला में शामिल किया गया है। मुद्रण की शुरुआत कब से हुई है, मुद्रण के क्या क्या प्रकार होते हैं, इस तरीके की ये PDF आपको मिल जाएगी मात्र 99 रुपये में। इकाई 13 और इकाई 14 से लेकर के 20 तक दोनों की PDF आपको 100 रुपये में मिलेंगी। और जिन्होंने PDF पहले से इकाई 14 से 20 तक ले रखी है उनको इकाई 13 मात्र 30 रुपये में मिल जाएगी। भाषा के कितने रूप होते हैं, लिखित भाषा क्या होती है, भाषा की प्रकृति विशेषताएं, ठीक है, मौखिक भाषा, इस तरीके से आपको सब के सब टॉपिक मिलने वाले हैं। प्रभावी समाचार लेखन के गुण। इसके बाद और थोड़ा सा प्रारूप यदि हम आपको दिखा दें तो लेखन प्रक्रिया भी उसमें दिया गया है, तो लेखन प्रक्रिया के बारे में दिया है। विज्ञापनों के प्रकार पूछे गए हैं उसमें, तो विज्ञापनों के प्रकार हमने ऐड किए हैं। सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। ये कम से कम 59 पेज की PDF बन चुकी है जो कि तैयार हो गई है। फीचर विधा क्या होती है, ठीक है। और लास्ट में यदि हम पहुंच जाते हैं तो इसके लास्ट में देखिए संवाद लेखन के प्रकार वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पूछी गई हैं। इसके बाद नारा लेखन। अच्छा, एक और बात बता दूं, नारा लेखन ही हमारा क्या होता है, उद्घोष लेखन उसमें नाम से दिया गया है टॉपिक, तो नारा लेखन को ही उद्घोष कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ में लास्ट में जब हम पहुँचेंगे तो लास्ट में आपने 2-3 चीज़ें और देखी होंगी। कौन सी चीज़ें थी वो, जैसे देखा होगा दृश्य जनसंचार माध्यमों में हिंदी का क्या काम है, ये सब चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। इसके बाद जो मेलो ड्रामा है, डाक्यू ड्रामा है ना, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, डॉकू ड्रामा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। अब इसको पढ़ाने का उतना टाइम हमारे पास नहीं है, नहीं तो हम आपको यहीं पर लाइव पढ़ा दिए होते। अगर टाइम मिलता है तो हम इसको ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपने साहित्य पुरस्कारों पर चलते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से कौन कौन से कवि सम्मानित हैं।
तो सबसे पहले हम थोड़ा सा साहित्य अकादमी के बारे में पढ़ लेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें क्या क्या दिया जाता है। एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि, वर्तमान में 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। इसके अलावा ये अंग्रेजी में और राजस्थानी में भी पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी भाषाओं में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 24। कितना? 24। और यदि प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाता है कि हिंदी और राजस्थानी और अंग्रेजी को छोड़ करके कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, तो 22 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने वादा किया है कि आज आपको ये याद होंगे। चलिए भाई, समझना, ट्रिकों को समझना, थोड़ा सा बस ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले पुरस्कार 1955 में मिला था, हिम तरंगिणी के लिए मिला था। ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। अब इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे आपकी एक उनकी रचना याद हो जाएगी, एक उनकी कृति याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक जगह शब्द लगा हुआ है माखन। कौन सा शब्द लगा हुआ है? माखन। और दूसरी तरफ लगा हुआ है हिम। अगर आप लोग देखें तो जब हमारा जो माखन है, जो मक्खन है, वो जम जाता है तो वो किसकी तरह हो जाता है? एकदम हिम की तरह हो जाता है। यानी कच्ची बर्फ आपने देखी होगी, उसकी तरह हो जाता है ना। चलिए, इसके बाद सेकंड है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। किसका है? तो पद्मावत संजीवनी व्याख्या में हम आपको बता दें कि ये वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो ध्यान रखना, जो पद्मावत है, संजीवनी यहाँ पर एक शब्द आया है। कौन सा? संजीवनी आया है। तो ध्यान रखना, जो भी वासुदेव की शरण में आगे आगे चलेगा, संजीवनी यानी कि उसे ही अच्छा जीवन प्राप्त होगा, या संजीवनी उसे ही प्राप्त होगी। जो वासुदेव के शरण में आगे आगे चलेगा, उसे ही संजीवनी प्राप्त होगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ईश्वर की भक्ति में सबसे आगे चलोगे, वासुदेव के शरण में सबसे आगे चलोगे, तो आपको संजीवनी प्राप्त हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है बौद्ध धर्म दर्शन। किसका है? तो बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव का है। बौद्ध धर्म दर्शन किसका है? आचार्य नरेंद्र। तो इसमें हम कैसे याद रखेंगे? तो इसमें आप लोग देख लेना कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक नरों के इंद्र हैं, नरों के इंद्र हैं, और साथ ही साथ में क्या हैं? देव हैं। कौन है? देव हैं। तो यहाँ पर बात की गई है किसकी? धर्म की। तो ध्यान रखना, जहाँ पर भी देवता होंगे वहाँ हमेशा किसकी बात की जाएगी? धर्म की बात की जाएगी। ठीक है, और यदि नरेंद्र की बात की जाए तो देखिए, अगर नरों में हम देखें तो नरों में श्रेष्ठ अधिकतर किसको माना जाता है? बौद्ध को माना जाता है। तो यहाँ बौद्ध धर्म से क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनको 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद है 1958 मध्य एशिया का इतिहास। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। और इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो ध्यान रखना, आप लोगों ने धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो एक राहु हुआ करते थे, है ना। राहु और केतु, दो नाम आपको ये मिलते होंगे। तो वहाँ पर जो राहु था, इनके क्या थे भाई? सिर कटे हुए थे। क्या कटे हुए थे? सिर कटे हुए थे। तो भाई अब जब सिर कटे होंगे तो अब बचेगा क्या? केवल धड़ बचेगा। क्या बचेगा? केवल धड़ बचेगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? मध्य भाग हो जाएगा। तो मध्य एशिया का इतिहास किसने लिखा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। छोटी छोटी ट्रिकों से आप लोगों को सीखना है, और ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि भाई केवल हमारी ही बात मानो, आप अपने मन से भी आप बना सकते हो। यदि अपने मन से आप लोग बनाओगे तो सदैव आपको वो याद रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, अगला है 1959 का पुरस्कार, जो कि संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। वो किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को मिला हुआ था। तो बस इसको कैसे याद करेंगे? तो ये आप लोगों को हो सकता है पहले से याद हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी संस्कृति के 4 अध्याय की बात आए तो वो आपको कब पढ़ना है? तो वो आपको दिन में पढ़ना है। कब पढ़ना है? दिन में पढ़ना है। संस्कृति के 4 अध्याय कब पढ़ना है? दिन में पढ़ना है, क्योंकि रातों में तो निशाचर घूमते हैं तो अधर्म की बात होगी, लेकिन यहाँ पर तो संस्कृति की बात हमें करनी है। तो वो कब करनी पड़ेगी? दिन में करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है 1960 में किसको मिला, तो 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। जो इनका जो काव्य था वो कौन सा था, कला और बूढ़ा चांद। कौन था, कला और बूढ़ा चांद। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुमित्रा के नंदन के पंत बताए गए हैं। अब देखिए आप लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर जाएंगे तो संति पंक्ति वगैरह सब कुछ आपने नाम सुने होंगे। तो ध्यान रखना जो सुमित्रा के नंदन हैं उनके भी जो पंक्ति हैं वो अपनी कलाएं कहाँ दिखाते हैं, एक अपने बूढ़े के पास दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, बूढ़े के पास। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो वंशज की पूरी बात की जा रही है कि सुमित्रा के नंदन और फिर नंदन के कौन हैं, पंती हैं। सुमित्रा के नंदन हैं यानी सुमित्रा का बेटा और बेटा का है पंती। तो ध्यान रखना वो अपनी कलाएं कहाँ दिखाएगा, किसी बूढ़े के पास दिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 1961 में चलेंगे और 1961 में किसको मिला हुआ है, तो ये भगवती चरण वर्मा को मिला हुआ है। और इनकी कृति कौन सी है, भूले बिसरे चित्र। कौन सी कृति है, भूले बिसरे चित्त। तो ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर अगर हम कहीं पर चरणों की बात करें, किसकी बात करें, चरणों की बात करें, तो आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा। तो सीआईडी वगैरह क्या करती है, जब भी चरणों को देखती है या कोई केस सॉल्व कर रही होती है तो वह बराबर किसको देखती है, यहाँ पर कौन आया था, कितने नंबर का जूता पहना था। तो भाई उन भूले बिसरे चित्रों से हमको पता चल जाता है कि चोर कौन है। तो भगवती चरण वर्मा का क्या हो जाएगा, भूले बिसरे चित्र हो जाएगा। जिनको लगता है कि स्पीड से हम पढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखना भाई 11:55 की वीडियो अब इतने जल्दी हो चुकी है। ठीक है, तो स्पीड हमको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी और आप चाहें तो अच्छे से उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली कृति है वो है 1963 में किसने लिखी, 1963 में किसको भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखना 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही ये जीवनी लिखी थी। और जीवनी ये एक एमपी टेट अभी जो वर्ग 1 का हुआ था लेटेस्ट वाला 2023 वाला, इसमें ये पूछा गया था कि अमृत राय ने ऐसे पूछा गया था कलम का सिपाही किसकी कृति है, तो अमृत राय की कृति है। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रेमचंद कलम का सिपाही ये जीवनी है, अमृत राय उनके पुत्र हैं और प्रेमचंद की पत्नी का नाम शिवानी है। तो ये तो आपको हमेशा याद ही रहेगी। और यदि याद नहीं है तो मैं करा देता हूँ कि जिसका भी कलम सिपाही है, यदि आपका भी कलम सिपाही है तो मैं आपको ये राय देता हूँ कि आप उसको बराबर चलाते रहिए, आपको अमृत की प्राप्ति जरूर होगी। तो प्रेमचंद कलम का सिपाही किसकी कृति है, अमृत राय की कृति है। और 1963 में इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ेंगे और 1962 में बात करेंगे। तो देखिए 1962 में किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। अच्छा, ये एकमात्र हमारी वर्ष ऐसी है जब से 1955 से मिलना स्टार्ट हुआ है। तो ये एकमात्र ऐसा वर्ष है जहां पर किसी को पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो 1962 का ध्यान रखना कि इसमें किसी को पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है भैया आंगन के द्वार। क्या है, आंगन के द्वार। तो ये किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। कौन सी कृति है, आंगन के द्वार। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ आंगन के द्वार नहीं है, यहाँ पर आंगन के पार द्वार है। यहाँ पर आंगन के पार द्वार है। ये काव्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा था। तो आप कह सकते हो कि आंगन को जब हम पार करते हैं तो वास्तव में हमें क्या मिलता है, द्वार ही तो मिलता है। जब आंगन को पार करोगे तो द्वार ही मिलेगा। तो ये बात कैसी है भैया, तो ये बात बिल्कुल सच है कि आंगन के पार द्वार होता है। तो ये किसने कहा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ये कृति है। तो आप कह सकते हो सच में, वास्तव में ये पूरी की पूरी बात कैसी है, सच्ची है। ठीक है, इसके बाद अगला है, और अगला कौन सा है, रस सिद्धांत। तो रस सिद्धांत किसने किया, रस सिद्धांत ये एक इनकी विवेचना है और
किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इस पर डॉक्टर नगेंद्र को मिला है 1965 में। तो ध्यान करना, याद रखना कि भाई यहाँ पर देखिए नगेंद्र लिखा है, और नगेंद्र की हम नाग शब्द से आपको बहुत सी कृति समझाएंगे अभी आगे चल कर के। तो नगेंद्र को एक नाग मान लेना, इस बात का ध्यान रखना, और इस बात से भी अवगत हो जाएं कि ये जो रस लिखा हुआ है, तो हमेशा जब भी सर्प काटता है, नाग काटता है, तो वो क्या उगलता है? एक रस उगलता है, जिसमें क्या पाया जाता है? विष पाया जाता है। तो इसका सिद्धांत होता है रस। रस उगलना किसका सिद्धांत है? रस उगलना किसका सिद्धांत है? और कौन सा रस? विष रूपी रस किसका उगलना सिद्धांत है? तो वो नगेंद्र का है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला है 1966। तो 1966 में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसको? जैनेंद्र कुमार को। और जैनेंद्र कुमार की कौन सी रचना पर मिला है? तो मुक्ति बोध। तो ध्यान रखना, ये जैन, इनको हम क्या मान लेंगे? जैन मान लेंगे। और यदि कभी आपने जैन के उपदेश सुने हों, जैनों के सत्संग में गए हों, तो वहाँ पर ध्यान रखना, वो हमेशा मुक्ति का ज्ञान कराते रहते हैं कि भाई हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो। एक बार हम भी सुनने के लिए गए थे, तो कह रहे थे कि आप मोबाइल को छोड़ दीजिए, है ना, कम से कम 10 दिन आप मोबाइल अपने हाथ में ना लीजिए, आपको अलग से एहसास हो जाएगा कि वास्तविक में जीवन क्या है। लेकिन भैया अगर हम 10 दिन के लिए मोबाइल छोड़ देंगे तो हमारी तो दाल पानी भी बंद हो जाएगा, तो मोबाइल को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो माफ़ कीजिए जैनेंद्र कुमार जी, तो जैनेंद्र कुमार जी का क्या हो जाएगा? मुक्ति बोध हो जाएगा। मुक्ति का बोध कराने वाले कौन हैं? जैन हैं। ठीक है, अगला है 1967 ईस्वी में किसको मिला हुआ था? तो 1967 ईस्वी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो अमृतलाल नागर को मिला हुआ था। किसको मिला था? अमृतलाल नागर को मिला था। और सोच लीजिए कि भाई जिसने अमृत का ही नगर बसा दिया हो, अमृत का ही नगर बसा दिया हो, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे कि अमृत और विष हो गया है। अब क्या हो गया है? पूरा देश हमारा अमृत और विष हो गया है। तो हमें क्या करना है कि अब अमृत नाम रूपी एक क्या करना है? नगर बसाना है। तो अमृतलाल की क्या हो जाएगी? अमृत और विष कृति हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले पुरस्कार की ओर चलेंगे। तो अगला पुरस्कार जो है वो 1968 ईस्वी में 2 चट्टानों के लिए हरिवंश राय बच्चन को मिला था। किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था। तो ध्यान रखना, हरिवंश राय बच्चन से याद रखना कि हरि के वंश कह सकते हो। हरि के वंश में 2 चट्टानें थीं, एक थी लब और एक थी कौन सी? कुश। अगर ऐसे आपको याद नहीं करना है तो दूसरा तरीके से भी याद करा सकते हैं कि जो हरिवंश राय थे उनके कितने बच्चे थे? तो उनके 2 बच्चे थे। आप लोगों को केवल अभी एक के बारे में ज्ञान होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम था अमिताभ और शायद दूसरा का नाम था अभिजीत या रमाकांत, ऐसा ही कुछ नाम था उनका, अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। 1968 ईस्वी में किसको मिला था? 2 चट्टानों पर। या फिर अगर ऐसे नहीं सीखना चाहते हो तो हम तीसरा भी आपको बता देते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की 2 बीवियां थीं। तो 2 चट्टानें आप उस समय भी कह सकते हो कि हरिवंश राय बच्चन ने कितनी चट्टानें पाल रखी थीं? तो 2 चट्टानें पाल रखी थीं। लेकिन मैं बता देता हूँ, पहली का निधन हो गया था, उसके बाद दूसरी शादी की थी। ठीक है, चलिए 1969 की बात करें तो 1969 में राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि श्रीलाल शुक्ल की क्या है भाई? राग दरबारी है। ठीक है, क्योंकि ये इकाई 14 से 20 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें कोई ट्रैक वगैरह नहीं लगाते हैं। इसके बाद 1970 ईस्वी की हम बात करें तो निराला की साहित्य साधना, और ये किसका है भाई? रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा की है। तो ध्यान रखना, निराला जी हैं ये भी एकदम कैसे हैं? निराले हैं। ये कैसे हैं भाई? निराले हैं। लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है शब्द? निराला है। और ये निराला जो हैं इनकी कौन साधना करता है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है भाई? रामविलास शर्मा। तो
तो विलास शब्द से क्या हो जाएगा, विलासी हो जाएगा। तो जो भाई भोग विलास करते हैं, जो विलासी होते हैं, वो उनकी साधना या उनका जीवन ही कैसा होता है, निराला होता है। उनका जीवन ही कैसा होता है, निराला होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? तो ध्यान रखना 1971 में इस कृति के लिए 1971 में इस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और यह कृति किसकी है? यह कृति नामवर सिंह की है। किसकी कृति है? नामवर सिंह की है ये कृति, इस बात का ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर जी नामवर सिंह तो कविता के नए प्रतिमान, क्या इसका लॉजिक होगा? तो ध्यान रखना यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नाम। तो भैया हमें नाम कब प्राप्त होता है? जब हम इस भूमि पर नए नए होते हैं तभी हमें एक नाम प्राप्त होता है। तो कविता के नए प्रतिमान क्या हो जाएगा, यानी कविता को नया मान कब मिला? तो कब मिला या किसने दिया? तो ध्यान रखना नामवर सिंह ने। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। इसके बाद 1972 ईस्वी की बात करें तो बुनी हुई रस्सी, 1972 बुनी हुई रस्सी किसको मिला है? भवानी प्रसाद मिश्र को मिला है। तो ध्यान रखना कि भाई भवन में क्या है, भवन में एक रस्सी होना बहुत ज़रूरी है और होती है। ऐसा कोई भवन नहीं होगा जहाँ पर एक रस्सी ना हो। तो भवानी प्रसाद मिश्र से क्या हो सकता है? बुनी हुई रस्सी हो जाएगा। ऐसे आप उनको याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आलोक पर्व। कौन सा पर्व? आलोक पर्व। तो आलोक पर्व की जो है रचना वो किसने की है? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आलोक पर्व से ध्यान रखना, यदि हमारे पास कोई आलोक पर्व है, हमारे पास कोई आलोक पर्व है तो हम भाई क्या करेंगे, उसको 1000 लोगों को, उसको मनाने के बाद 1000 लोगों को प्रसाद बांटेंगे। यदि हमारे यहाँ पर कोई पर्व मनाया जाता है, यदि हमारे यहाँ पर कोई पर्व मनाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हजारों लोगों को प्रसाद देते हैं, हजारों लोगों को प्रसाद देते हैं। तो आलोक पर्व क्या हो जाएगा? निबंध किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए अगला है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात, तो ध्यान रखना ये किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की है। ये किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की है। तो ध्यान रखना यहाँ पर 1974 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था। तो मिट्टी की बारात से शिवजी को याद कर लेना। मिट्टी की बारात से किसको याद कर लेना? शिवजी को याद कर लेना, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1975 की यदि हम बात करें तो 1975 में भीष्म साहनी को, किसको? भीष्म साहनी को तमस उपन्यास लिखने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए तमस, और अभी जब इकाई 14 से 20 लगाएंगे तो उसमें एक शब्द आता है उमस। उमस, उमस देशज शब्द होता है, उमस देशज शब्द होता है। ध्यान रखना जब उमस देशज शब्द होता है तो अभी जो ये सीजन चल रहा है आप देख रहे होंगे कि जिस दिन थोड़ा सा पानी गिर जाता है तो एकदम भीषण क्या हो जाती है? उमस हो जाती है। भीषण क्या हो जाती है? उमस हो जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई भीष्म साहनी ने क्या लिखा था? तमस लिखी थी। भीष्म साहनी ने क्या लिखी थी? तमस लिखी थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमने ऐसी भीषण तमस को सहना सीख लिया, अब आप कहें कि नहीं सर हम तो पढ़ रहे हैं और जब तक कूलर की हवा नहीं लगेगी तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तो भाई आपको उमस को, इस भीषण उमस को सहना सीखना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं या आपको याद हो रहे होंगे। 1976 ईस्वी में मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास लिखा था। ये किसने लिखा था? यशपाल ने लिखा था। भाई हमने कहा कि भाई उसको पालने की बात किसकी थी, तो हमने पहले ही बोल दिया, जब हम लोग भाई प्रेमी प्रेम का बनते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ मैं तुम्हें पालने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो भाई हम कह देंगे कि जब हमारी तुम्हारी और उसकी बात थी तो इसमें कोई तीसरा नहीं आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। यानी भाई हाँ यशपाल, ठीक है, यशपाल, ये सत्य है कि हमने तुम्हें पालने की जिम्मेदारी ली थी, तो हमारे तुम्हारे और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, 1977 की बात करेंगे तो 1977 में चुका भी हूँ मैं नहीं, ये शमशेर बहादुर की काव्य कृति है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1977 में। तो ध्यान रखना, चुका भी हूँ नहीं। अब जब कोई आपने मूवी वगैरह देखी होगी तो उसमें जो विलन होता है, जो बहादुर होते हैं, वो क्या करते हैं, जानबूझ करके अपना निशाना चूक जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा निशाना कभी चूकता नहीं है, यानी कि ये जानबूझकर हमने निशाना चुका दिया है, बस आपको केवल धमकी देने के लिए। तो यहाँ शमशेर बहादुर सिंह का क्या हो जाएगा, चुका भी नहीं हूँ, या फिर ऐसा कह सकते हो कि बहादुर लोगों के कभी निशाने चूकते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उतना वह सूरज, उतना वह सूरज। तो भाई देखिए भारत में सबसे पहले क्या होता है, तो भाई भारत में सबसे पहले सूरज होता है। अब आप कहें कि भाई नहीं सर, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि भारत में, तो भाई यहाँ पर आपको अपने वैज्ञानिक तर्क नहीं लगाने हैं, बस हम आपको केवल याद करा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 1979 की कृति के बारे में बात करेंगे। तो 1979 में कल सुनना मुझे कृति पर सुदामा पांडे धूमिल को, किसको, सुदामा पांडे धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखना, कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की कृति है और इसको कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखना ऐसे दिख रहा होगा जैसे धूमिल मतलब धूल में कोई मिल गया है, जैसे कोई धूल में मिल गया है। तो सोचो कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और आप भाई धूल में मिल गए हैं, तो यदि कोई बुलाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि अब हम भाई कल आएंगे, हम क्या करेंगे, अब कल आएंगे। तो यहाँ पर जो सुदामा पांडे जी हैं ये कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, अचानक से ये क्या हो गए, धूल में मिल गए, यानी कि धूल में गिर गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बोलने लगे कि कल सुनना मुझे, अब हम कथा करने कब आएंगे, कल आएंगे। तो सुदामा पांडे धूमिल का क्या हो जाएगा, कल सुनना मुझे। आगे बढ़ेंगे, जिंदगी नामा जिंदा, जिंदगी नामा जिंदा। अगला है हमारा कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित कृति है, उपन्यास है जिंदगी नामा जिंदा रूख। तो भाई जब ध्यान देना, जब कोई सोता है, कहते हैं ना सोबती, है ना, सोबती, राधा सोबती है ब्रजभाषा टाइप में, है ना। तो भाई हम बोलेंगे कृष्णा सोबती, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जब कोई सो रहा हो तो हम लोग बोलते हैं कि देखो यार ये जिंदा है कि नहीं है। जिंदगी नामा जिंदा रूख, जिंदगी नामा जिंदा रूख, ये किसकी कृति है, तो सोबती से आपको सीखना है कि जिंदगी में ये सपने सो रही है या मर गई है या फिर जिंदा है। ठीक है, तो जिंदगी नामा जिंदा रूख उपन्यास कृष्णा सोबती का हो जाएगा और 1980 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद है 1981 ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, ये त्रिलोचन शास्त्री का है। और ध्यान रखना, त्रिलोचन त्रिलोकी शिव भगवान को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, शिव भगवान को कहा जाता है। तो भाई ध्यान रखना, अगर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, तीसरा लोचन यदि खोल दिया, तो भाई कैसे दिन हो जाएंगे, एकदम ताप के ताए हुए दिन हो जाएंगे, यानी ताप जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जब उनको गुस्सा आता है तो मूवियों में टेलीविज़न पर देखा होगा, नदियाँ लाल हो जाती हैं, पीली हरे मतलब कुछ भी कलर दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिलोचन शास्त्री यानी ताप के ताए हुए दिन। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हम लोग कर लेंगे। विकलांग श्रद्धा का दौर 1982 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये हरिशंकर परसाई जी का व्यंग है। और कौन सा है, विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई जी का क्या है, ये व्यंग है। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो ध्यान रखना हरिशंकर परसाई, तो यहाँ पर परसाई की जगह आपको हमेशा ध्यान रखना परछाई पढ़ना है, क्योंकि हरिशंकर परसाई की जितनी भी आगे रचनाएं मिलेंगी हम उनको परछाई से ही संबंधित करके बताएंगे। तो विकलांग श्रद्धा का जो दौर है, जो विकलांग है वो दौड़ रही है, जो विकलांग है वो दौड़ रही है। तो भाई विकलांग कैसे भी दौड़ेगा, लेकिन परछाई में तो एकदम अच्छे से दौड़ेगा। हम लोग अगर दौड़ते हैं तो देखा होगा आपने, कभी कभी हमारी जो परछाई है
वो एकदम अच्छी दिखाई देती है। तो भाई एक हमें ऐसा करना है, तो विकलांग को दौड़ाना है, विकलांग को क्या करना है, दौड़ाना है। और उसके परछाई देखना, तो ध्यान रखना वो क्या करेगी, वो एक तरीके से दौड़ते जाएगी, परछाई जो है वो लंगड़ाएगी नहीं। तो हरिशंकर परछाई का क्या हो जाएगा, विकलांग श्रद्धा का दौर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये लॉजिक पसंद नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप अपना लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है, आप एकदम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। 1983 ईस्वी की यदि हम बात करें तो यहाँ है भैया खूंटियों पर टंगे लोग, और ये कृति किसकी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो ध्यान रखना, सब पे जो दया करते हैं, सब पे जो दया करते थे, ऐसे कर सकते हैं, सब पे जो दया कर सकते थे उन्हीं को बेचारों को खूंटियों पर टांग दिया, उन्हीं को खूंटियों पर टांग दिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इस लॉजिक के लिए, ये आप समझ गए होंगे। इसको देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सब पे दया करते थे, जो सब पे दया कर सकते थे, उनको खूंटी पर टांग दिया, यानी सर्वेश्वर जो दयाल हैं उनको खूंटी पर टांग दिया। ठीक है, चलिए भाई, अब नाम नहीं लेंगे हम, किसी धर्म से संबंधित नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला है 1984 ईस्वी, और 84 ईस्वी में किसको मिला था, रघुवीर सहाय को। और यहाँ पर क्या है, लोग भूल गए, लोग भूल गए। अरे भाई ये वही हैं जिन्होंने सीढ़ियों पर, आपने देखा होगा सीढ़ियों पर धूप में, है ना, सीढ़ियों पर धूप में। तो भाई सीढ़ियों पर धूप में ये पड़े रहे, लेकिन किसी ने इनकी सहायता नहीं की, लोग भूल गए। ये क्या कहते हैं, लोग भूल गए। ठीक है भाई, अब ये सहायता करते थे, रघुवीर जो है इनके पीछे सहाय क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये सबसे सहायता करते थे। ये सिर्फ लॉजिक है, सहाय जोड़ने का तर्क नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, रघुवीर के पीछे अगर हम सोचें कि ये सहाय क्यों जुड़ा है, तो ये इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये सबकी क्या करते थे, सहायता करते थे। लेकिन बाद में ये खुद कह रहे हैं कि अब हमें लोग भूल गए, मतलब हमने ही तुम्हें क्या किया, सहायता की, तुम इतने बड़े हो गए, तो अब SDM बन गए, तो अब तुम हमें भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पर 1984 ईस्वी में क्या हो जाएगा, लोग भूल गए, रघुवीर सहाय। ठीक है, इसके बाद है, तो आशा करते हैं कि आपको लोग भूल गए, रघुवीर सहाय की ये कृति है, याद हो जाएगा। इसके बाद 1985 की बात करें तो 1985 में निर्मल वर्मा को इनकी कृति कब्बे और काला पानी के कहानी संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इनको कैसे सीखेंगे, तो इनको देखिए, इनकी जो कृतियां हैं, पूरी की पूरी कृतियां जो है आप निर्मल बाबा, किसको सीखेंगे, निर्मल बाबा। तो भाई निर्मल बाबा को तो सब लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो 2 मिनट यूट्यूब खोल करके पहले निर्मल बाबा को देख लीजिए। ठीक है, तो इनकी जो पूरी कृतियां हैं, अगर इनको आपने निर्मल बाबा के नाम से सीखा तो समझ लेना पूरी कृतियां आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इन भाई जो निर्मल बाबा हैं, इनको काला पानी की सजा हुई थी। किसकी सजा हुई थी, काले पानी की सजा हुई थी। चलिए हम 1 सेकंड का रेस्ट ले, तो आगे हम बढ़ेंगे अगली कृति पर, और 1986 की बात करेंगे तो 1986 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो केदारनाथ अग्रवाल को मिला था। और कौन सी घटना पर, अपूर्व घटना पर। तो ध्यान रखना कि केदारनाथ में आज से कई साल पहले 2013 के आसपास एक बाढ़ आई थी, जिसमें कई लोग क्या हो गए थे, बह गए थे। कई लोग क्या हो गए थे, बह गए थे। केदारनाथ की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो वही जो है अपूर्व, क्या है भाई, अपूर्व में उस दुर्घटना का किसी को भी ज्ञान नहीं था कि भाई ये घटना भी यहाँ पर घटित होने वाली है। तो भाई केदारनाथ अग्रवाल, यानी केदारनाथ में आगे से किसी को भी ज्ञात नहीं था कि यहाँ पर कौन सी घटना या आपदा आने वाली है। तो अपूर्व हम यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला है मगध। कौन सा है भाई, मगध। तो मगध का क्या है, श्रीकांत वर्मा, यानी श्रीकांत वर्मा ने कौन सी कृति लिखी हुई थी 1987 में, तो मगध लिखी हुई थी। तो अब ये भैया आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अब छोटी सी रचना है, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ।
इसके बाद 1988 की बात करते हैं तो 1988 ईस्वी में नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, वो भी कौन सी कृति पर, अरण्य कृति पर। तो अरण्य से भैया आप सीख लेना कि जो नरेश यानी कि जो राजा होते हैं, जो नरेश होते हैं, वो मेहता से याद कर लेना, मेहनत करते हैं। कहाँ मेहनत करते हैं? तो ये अरण्यों में मेहनत करते हैं। क्यों भैया करते हैं अरण्यों में मेहनत? क्योंकि इनको शौक जो होता है वो शिकार करने का बहुत ज़्यादा होता है। तो जो नरेश होते हैं, जो राजा होते हैं, वो मेहनत करते हैं। कहाँ पर करते हैं? अरण्यों में करते हैं। इसके बाद है अकाल में साख। तो भाई यहाँ पर फिर केदारनाथ सिंह आया है, वहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल था, तो अग्रवाल में से अग्र और उधर क्या था? अपूर्व। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर वही बात करेंगे कि अगर भाई केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में क्या हो गया था? अकाल पड़ गया था। किसका अकाल पड़ गया था? वहाँ पर कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सब जगह क्या था? पानी भरा हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1990 में हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1990 में शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनकी कृति कौन सी थी? नीला चांद। अब नीला चांद उपन्यास और नीला चांद, तो यहाँ पर क्या है भाई? शिव प्रसाद है। नीला चांद से क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद हो जाएगा। तो भाई शिव जी के जो सिर पर लगा हुआ है वो कौन सा चांद है? नीला चांद है। ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद है 1991 की कृति मैं वक्त के हूँ सामने। ये गिरिजा कुमार माथुर की है। मैं वक्त के हूँ सामने, ये किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये डेट भी हम याद करा दे रहे हैं इसी क्रम में कि भाई 1991 कैसे याद रखेंगे। तो देखिए कृति है उनकी मैं वक्त के हूँ सामने, तो वास्तविकता में वक्त क्या है कि एक छोटा है और 9 बड़ा है। ठीक है, और इसके बाद 9 है और फिर क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो मैं वक्त के हूँ सामने, यानी हमने वक्त बदल दिया, एकदम से जज्बात बदल दिए और हम वक्त के सामने पहुँच गए। और यहाँ पर क्या है? गिरिजा कुमार माथुर। ये कैसे सीखेंगे? तो ये आप इस तरीके से सीख सकते हो कि हम कितने भी गिर जाएं या कितने लोगों की भी नज़रों में गिर जाएं, मैं वक्त के सामने खड़ा रहूँगा और लड़कर दिखाऊंगा कि हम वास्तविकता में अगर MP टेट वर्ग की तैयारी कर रहे थे तो हमने पास किया है। कितने भी भाई देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे लोगों से बात कम करेंगे, फूआ फूफा के यहाँ कम जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? बस यही होगा कि भाई सब लोग क्या करेंगे? अरे वो तो यार बदल गया है एकदम से, बिल्कुल एकदम किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है ना, ऐसा कह करके वो क्या करेंगे? अपनी नज़रों से आपको गिरा देंगे। लेकिन आप गिर जाना, लेकिन वक्त के सामने झुकना नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्या है भैया? ढाई घर। कौन सा घर? ढाई घर। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ढाई घर के बारे में हम बात करेंगे। 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ढाई घर क्या है? उपन्यास है, गिरिराज किशोर। किसका है भाई? गिरिराज किशोर। तो ध्यान रखना यहाँ पर गिरा, यहाँ पर किशोर। किसका? किशोर का। घर गिरा, कितना घर गिरा? ढाई घर गिरा। तो ध्यान रखना कि भाई वक्त के सामने तुम्हें खड़ा रहना है, चाहे आपका घर चाहे आप किसी की नज़रों में गिर जाएं। तो यहाँ पर गिरिजा है और यहाँ पर क्या है? गिरिराज, यानी राजा हैं, जो राजा हैं उनका घर गिरा। कितना घर गिरा? कितना घर गिरा भाई? तो ढाई घर गिरा। राजा का गिरा, राजा का गिरा यानी गिरिराज। ठीक है, गिरा राजा का ढाई घर, ऐसे याद कर लेना। गिरा राजा का ढाई घर। ठीक है, कितना घर गिर गया? राजा का ढाई घर गिर गया। कौन से राजा का? तो जो श्रीलंका के राजा थे रावण, उनका ढाई घर गिर गया। किसके जाने से? हनुमान जी के जाने से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रचना पर हम चलेंगे। और अगली रचना है 1993 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो हैं अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर से विष्णु प्रभाकर आपको सीखना है और इसको हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी धार्मिक चीज़ें देखते हैं तो अमृत रस, जब अमृत रस जो हो गया था, राक्षसों ने ले लिया था अमृत, तो जो विष्णु हैं वो क्या बन करके गए थे? नारी बन करके गए थे, तो उनको हम अर्धनारीश्वर कह सकते हैं। क्लियर भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हैं अशोक वाजपेयी। यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही। भाई यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहे हैं कि हम शोक में हैं। हम क्या हैं? शोक में हैं। हम क्या हैं भैया?
शोक में हैं तो हम भाई कहाँ पिएंगे, हम कहाँ पिएंगे, हम कहीं नहीं वहीं पिएंगे, हम कहाँ पिएंगे, कहीं नहीं वहीं पिएंगे जहां हम डेली से पीते आ रहे हैं। तो अशोक वाजपेयी, और अशोक वाजपेयी का क्या हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, तो जब शादी आदि होती है तो भाई जो प्रेमी जोड़ा होता है, जो प्रेमी जोड़ा होता है तो वो एक दूसरे के लिए, भाई जो लड़की होती है उसने अपना कुंवर पहले ही चुन लिया होता है, क्या कर लिया होता है, अपना कुंवर जो नारायण होता है उसका, जो कुंवर उसका नारायण होता है, तो वो मम्मी से कहती है ना मम्मी कोई दूसरा नहीं, हम तो शादी किससे करेंगे, जिसको हमने अपना नारायण मान लिया है। तो कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, और ये किसकी कृति है, सॉरी कुंवर नारायण की कृति है। और इसको कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो 1995 में मिला था। इसके बाद अगला है भैया मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए उपन्यास है। ये किसका उपन्यास है, सुरेंद्र वर्मा का। तो भाई यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सुरेंद्र, और सुरेंद्र में यदि संधि पढ़ी हो तो गुण संधि है सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। सुर का मतलब होता है देवता और इंद्र का मतलब होता है राजा। तो हम कह सकते हैं कि जो सुरेंद्र शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हो जाता है, इंद्र भगवान के लिए, यानी कि जो सुरों के क्या हैं, राजा हैं। तो भाई सुरों के राजा हैं तो ये कुछ भी मांग सकते हैं, ये क्या हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, चांद चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई, चांद चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद है अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद। तो भैया मुझे चांद चाहिए, ये किसने बोला था, सुरेंद्र वर्मा जी ने बोला था। हम दोनों कृतियों को एक साथ पढ़ लेंगे। 1996 और 1997 की ये बात हो रही हो, या आपके जन्मदिन की बात भी हो सकती है। इस डेट में हो सकता है किसी ना किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, जैसे हमारा भाई 1996 में ही हुआ था, तो ये अब भूलने वाला नहीं है। कम से कम एक आध डेट तो याद रख लो जन्म से संबंधित। तो यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो कि अनुभव के आकाश में अनुभव करो, अनुभव करो कि हम आकाश में चांद लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी ने क्या की, जुगाड़ बनाई। ये किसी ने क्या की, जुगाड़ बनाई कि आप ऐसा कर लो, अनुभव कर लो कि हम आकाश में किसके पास हैं, चांद के पास हैं। तो अनुभव के आकाश में चांद आपको दिखाई देगा। ये लीलाधर जगूड़ी ने कहा, किससे, सुरेंद्र वर्मा से। ठीक है, ये सब काल्पनिक है, इसका यथातथ्य तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 1998 की बात करेंगे। नए इलाके में, तो नए इलाके में क्या है भाई, अरुण कमल। नए इलाके में अरुण कमल है। आज हमने गए, आज हम क्या हुए, आज हम अपने घर से निकले और हमने देखा कि भाई यहाँ पर नई बस्ती थी, नया इलाका है। तो हमने वहाँ पर देखा कि एक अरुण कमल वहाँ पर खिला है, एक अरुण कमल वहाँ पर खिला है। समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। नए इलाके में अरुण कमल, नए इलाके में अरुण कमल, ध्यान रखना। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। दीवार में एक खिड़की रहती, ये किसका है, दीवार में एक खिड़की रहती। तो ये विनोद कुमार शुक्ल का है। किसका है भाई, विनोद कुमार शुक्ल का। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो इसको भाई मैं आपके मत्थे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी अचानक से मेरे दिमाग में कोई इसमें ख्याल नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ये किसका है भाई, मंगलेश डबराल का है। तो हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल का है। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ी सी स्टोरी में ले चलते हैं। और आपने बचपन से देखा होगा डाबर शांति आंवला, है ना, ये बहुत प्रचार देखा होगा। ठीक है, ये भाई बोला जाता है कि इसको सिर पे लगाने से बाल जो हैं वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं वो कभी नहीं होता, हम जो देखते हैं वो कभी नहीं होता। जिस तरीके से डाबर शांति आंवला का प्रचार होता है उसको लगाते रहो, उल्टे बाल जो हैं वो झड़ने तो लगेंगे लेकिन कभी बड़े नहीं होंगे। तो हम जो देखते हैं ये किसकी है भाई, मंगलेश डबराल की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कली कथा वाया बाईपास।
कली कथा वाया बाईपास। तो अगली रचना है कली कथा वाया बाईपास, और इस पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अलका सरावगी को। किसको? अलका सरावगी को। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, अलका सरावगी, अलका सरावगी। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं और बुंदेलखंड के निवासी हैं तो आप भगी का अर्थ समझ सकते हो। भगी मतलब लड़कियों के लिए प्रयोग होता है, भागने के लिए। किसके लिए? भागने के लिए। तो जो कली की कथा है, जो कली की कथा है, वहाँ से अलका भागी। भाई वहाँ पर कथा हो रही थी, अलका भागी। कहाँ पर भागी? बाईपास होकर के भागी। तो कली कथा वाया बाईपास अलका सरावगी की हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद है अगला, 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी। तो यहाँ भैया जोशी है, यहाँ पर जोशी है, और जोशी जी कहाँ हैं? दो पंक्तियों के बीच में हैं। ठीक है, इमेजिन कर लेना, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान। तो कितने पाकिस्तान ये रचना किसकी है भाई? तो ये किसकी है? कमलेश्वर की है। किसकी है? कमलेश्वर की है। इनको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। तो इसमें भी देखिए 2003 में, अब इसमें कोई लॉजिक अभी काम नहीं कर रहा है और मैंने बनाया तो था, लेकिन यदि याद आ जाता है तो अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, कितने पाकिस्तान, तो ये कमलेश्वर की रचना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला है दुष्चक्र में श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा, और दुष्चक्र में श्रेष्ठा ये किसकी रचना है? तो ये बीरेन डंगरवाल की है। तो यहाँ पर भाई ध्यान रखना कि जो बीरेन हैं, जो बीरेन हैं वो कहाँ पर हैं? जो वीर हैं, जो एक बार आपने देखा होगा कि हमारे जो वीर हैं, तो यहाँ पर वीरेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बीरेन। और यदि आप वास्तविकता में कहाँ से, मालवा साइड से हैं, तो वहाँ पर वीर या वीरन किसको बोला जाता है? भाई को बोला जाता है। तो ध्यान रखना, जो हमारे वीर अभिमन्यु थे वो कहाँ फंस गए थे? दुष्चक्र में फंस गए थे। वैसे फंसे तो वो चक्रव्यूह में थे, लेकिन वो भी एक क्या था? चक्र था। और यहाँ पर भी ये क्या है? दुष्चक्र है। तो बीरेन डंगवाल जो हैं, या बीरेन जो भाई हैं, वो कहाँ फंस गए? दुष्चक्र में फंस गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ध्यान रखना, जो हमारा दुष्चक्र है, सृष्टि का जो, सृष्टा का जो दुष्चक्र है, उसमें कौन फंस गया? वीरेन फंस गया। कौन फंस गया? वीरेन फंस गया। चलिए अगला है भाई क्याप। इसके बाद है क्याप। तो ये किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की रचना है। मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी है? क्याप। तो क्याप पर जो है, इनको 2005 में मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सबसे पहले मैं आपको क्याप का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो क्याप का अर्थ होता है जो अजीब सा हो। जो कैसा हो? अजीब सा हो, जो समझ में ना आ रहा हो। तो भाई आप ध्यान दे सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति जोश में होता है, और वो भी कौन से जोश में? मनोहारी जोश में होता है। ठीक है, कामदेव भगवान उस पर जब सवार होते हैं तो मनोहर, जो मनोहर मतलब मन को हरने वाला जो जोश होता है, उस समय हमें क्या होता है? क्याप होता है, यानी कोई सुध-बुध नहीं रहती है। तो क्याप का आप अर्थ से समझ लेना कि जो एक अजीब सा हो, जो कुछ अजीब सा हो या समझ ना आ रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्याप कहते हैं। तो ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कि जोश में, मनोहारी जोश में किसी को कुछ याद नहीं रहता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगली रचना है संशयात्मा। कौन सी है भाई? संशयात्मा। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो हम थोड़ा सा आपको बता दें, संशयात्मा से ज्ञानेंद्र पति को कैसे हम लोग जोड़ेंगे। तो आप अपनी आत्मा से पूछिए, आप अपनी आत्मा से पूछिए कि जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाते हैं वो उतनी ही संशय में पड़ती जाती है। आप यदि कम पढ़ेंगे तो कम संशय रहेगा। भाई आप क्या लगा के आ सकते हो? अरे भाई बजरंगबली के नाम से डी लगा दो गुरुदेव जी। लेकिन अब होता क्या है कि हम जितना भी पढ़ते हैं तो हमारी जो है आत्मा वो संशय में पड़ जाती है कि अब ए लगाना है कि ऑप्शन बी लगाना है। आ रही है बात समझ में? तो अपने से देख लीजिए आप। अब इतना अगर पढ़ने के बाद हिंदी के जो साहित्य में चला गया तो समझ लेना वो एक ज्ञानेंद्र पति हो गया। क्या हो गया? ज्ञानेंद्र पति हो गया। लेकिन बस ध्यान रखना, ज्ञान पर अच्छा खासा उसको ज्ञान हो जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में उसकी जो आत्मा है वो संशय में पड़ी रहती है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और इसके बाद है 2007 में। तो 2007 में इन्हीं हथियारों में ये साहित्यकार का नाम क्या है? अमरकांत है। तो इन्हीं हथियारों में 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? अमरकांत को मिला था। ठीक है, तो इन्हीं हथियारों में अमर हो गए, इन्हीं हथियारों में अमर हो गए। भाई हमें बचपन से हथियार थमा दिए गए, हम बॉर्डर पर लड़ते लड़ते इन्हीं हथियारों से क्या हो गए? अमर हो गए। तो इन्हीं हथियारों से अमरकांत, याद रखना। इसके बाद हैं कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र। कौन है भाई? गोविंद मिश्र। तो या आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन थोड़ा सा हम याद कराने की कोशिश करते हैं कि मिश्र का मतलब मिश्रण होता है। और हम आपको थोड़ा सा एक स्टोरी सुना देते हैं कि एक गोविंद नाम का लड़का था जो इलाहाबाद में पढ़ता था और वो सिगरेट पीता था। क्या करता था भाई? सिगरेट पीता था। तो वहाँ पर कोहरा चल रहा था। क्या चल रहा था? ठंडी चल रही थी, भयंकर कोहरा था। और उसके पिताजी आए, लेकिन अब पिताजी और वो दोनों ही साथ में थे। तो बस मात्र 50 मीटर की दूरी पर वो जाकर सिगरेट पीने लगा और बस धुआं निकालने लगा। अब उसके पापा समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोहरा है या फिर सिगरेट के धुएं का रंग है। तो भाई वहाँ पर क्या हो गया था? कोहरे में जो है वो रंग मिश्रित हो गए थे, कैद हो गए थे। ये गोविंद के पापा से याद रखना। और अगर ये कोई गोविंद नाम का लड़का देख रहा हो तो जिंदगी में आपको ये रचना नहीं भूलेगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हवा में हस्ताक्षर की बात करते हैं। तो हवा में हस्ताक्षर अगर ये भी हमें सिखाना पड़े तो यार डूबो कहीं पर डूबो। हवा पे हस्ताक्षर कौन करेगा? जो कैलाश में खड़ा होगा, जो कैलाश पर खड़ा होगा। अब कैलाश पर्वत चूंकि ऊंचा है तो हवा में हस्ताक्षर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। मोहनदास। तो मोहनदास की क्या है? उदय प्रकाश। तो ध्यान रखना, जो मोहन है वो दासी था, जो मोहन है वो दास था। वो क्या था? दास। और दास आप जानते हो कि भाई निचले रहते हैं, कुचले हुए, मतलब एकदम जिनके वो दास होते हैं वो उनको क्या करते रहते हैं? नीचा दिखाते रहते हैं। तो उससे कहा गया है कि भैया उदय हो और प्रकाश में निकल, उदय हो और प्रकाश में निकल। तो मोहनदास की ये कहानी है जो कि किसने लिखी थी? उदय प्रकाश ने लिखी थी। यदि आप पूरे साहित्य की रचनाएं कुछ ऐसे ही सीखते हो तो आराम से आपसे बन जाएगा। अगला नाम है काशीनाथ। और काशीनाथ का एक उपन्यास है रेहन पर रघु। तो ध्यान रखना, अब काशी है, अब काशी तो है भाई नदी का किनारा है, काशी घाट आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वहाँ पर रेहन क्या होता है? रेहन होती है बालू। रेहन क्या होती है बेटा? बालू होती है। तो बालू पे जो क्या है? रघु बैठा है। इनकी एक काशी यात्रा भी है, काशीनाथ की काशी यात्रा भी है। तो रेहन पर रघु बैठा है, कहाँ पर? काशीनाथ में। ठीक है, आगे है 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ। क्यों फेंक रहे हो भैया पत्थर? कोई कारण है क्या? पत्थर फेंक रहा हूँ, क्यों फेंक रहे हो? ताला तोड़ने के लिए। हमें क्या करना है? ताला तोड़ना है, तो पत्थर फेंक रहा हूँ। ठीक है भाई, फेंको। 2012 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। मिल्लुल मन 2013 मिल्लुल मन उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? मृदुला गर्ग को मिला। अरे भैया मृदुल है, क्या है? मृदुल है। जब भाई तुम्हारा मन और हमारा मन क्या है? मृदुल है, तो बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम पे भरोसा करते हैं, हमारी वाणी अगर कर्कश है तो आप हम पे भरोसा नहीं करें। अगर हमारी मधुर वाणी होती है तो बिल्कुल हमारे तुम्हारे मन मिल सकते हैं। ठीक है, मिले मन से जो मन, खिले तन से जो तन, आई सुहानी। आगे आप लोग सुन लेना भी। इसके बाद 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला? तो विनायक कृति पर रमेश चंद्र शाह को मिला। किसको मिला? रमेश चंद्र शाह को मिला। इसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि अब वीडियो 53 मिनट की हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा भी रिलेटेड होते नज़र आएगा मैं इसको कर दूंगा। अगला है आग की हंसी। तो आग की हंसी में मैंने पहले से ही सोच रखा है कि आग की हंसी, अब रामचंद्र जी भगवान सोच तो रहे थे कि हम भाई सीता को रोक लें। सीता को भाई वनवास हो रहा था, बन जा रही थी सीता। कब? जब रामचंद्र भगवान जी घर आए थे। ठीक है,
राम सीता सब लोग घर आ गए थे, उसके बाद भी एक बार दोबारा सीता को वनवास हुआ था। तो ध्यान रखना, वो आग की हंसी हंस रहे हैं, मतलब मुस्कुराहट तो है, क्योंकि भाई राजा हैं, राजा हैं, उनको तो दिखाना है कि भाई ठीक है, हमने तो अपना निर्णय कर लिया, हम कोई दुखी नहीं हैं। तो वास्तव में वो आग की हंसी हंस रहे थे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये राम दरस, राम के दर्शन करो और देखो वो आग की हंसी हंस रहे हैं। 2015 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ेंगे, अगला है पारिजात, और पारिजात किसका है? नासिरा शर्मा का है। पारिजात किसका है? नासिरा शर्मा का है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको अगर आप चाहें तो ऐसे सीख सकते हो। नासिरा मतलब कोई सिरा नहीं है, कोई सिरा नहीं है। तो भाई जाति है, जात है ना, पारिजात। तो भाई पारिजात में हम कह सकते हैं कि जाति पाति का भेद ना रखो, इसका कोई सिरा ना रहने दो, सब लोग घुल मिलकर रहो। तो पारिजात का नासिरा शर्मा हो जाएगा। अगला है 2017, तो वो 2017 में मिला था विश्व मिथक सरित सागर। ये मिला था किसको? रमेश कुंतल मेघ को। अरे भैया, आप तो सरित से सागर भर रहे हो, तो कौन भर रहा है सागर? मेघ भर रहे हैं। कौन भर रहा है सागर? मेघ भर रहा है। ठीक है भाई, हमें इसके बाद आगे नहीं पढ़ना है। जहाँ पर आपको लगे कि विश्व मिथक झूठा झूठा सागर कौन भर रहा है, तो ध्यान रखना वो भर रहा है रमेश कुंतल। ठीक है, रमेश कुंतल मेघ भर रहे हैं। 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ध्यान रखना, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 चित्रा मुदगल को मिला था। किसको मिला था? चित्रा मुदगल को मिला था। पोस्ट बॉक्स नंबर 3 नाला सौपारा, ये इनका क्या था? उपन्यास था। और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सब के सब कैसे हैं? लेटेस्ट हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, इनकी डेट भी याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, 2018 ईस्वी में किसको मिला था? चित्रा मुदगल को मिला था। किस उपन्यास पर? तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सौपारा। हमने देखा कि नाला के पास एक बॉक्स रखा हुआ है जिस पर नंबर कितना लिखा है, जिस पर कितने नंबर का चित्र बना है? 203 नंबर का चित्र बना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, 2019 में छीलते हुए अपने को ये कविता है, ये किसकी है? नंदकिशोर आचार्य की है। किसकी है? नंदकिशोर आचार्य की है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आजकल के जो आचार्य हैं वो भी किसको हैं? अपनों को छील रहे हैं, अपनों को छील रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। ये लोग हमेशा क्या करते हैं भाई? हम लोगों को तो उपदेश देते रहेंगे और खुद गंदे गंदे काम करते रहेंगे। आसाराम बापू को देखो, कई ऐसे हैं जो आचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये अपनों को छीलते हैं, अपनों से ही पैसा ये कमाते रहते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविकता में इनको कब हुआ था? 2019 में। कब? 2019 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था। वास्तविकता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जितनी भी हम बातें कह रहे हैं ये सब की सब काल्पनिक हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगला है 2020। तो 2020 में किसको? टोकरी में दिगंत। तो वास्तविकता में आप लोगों ने देखा होगा, दिगंत शब्द लगाया जाता है उसके लिए कि भाई जो क्या हो गया हो, जिसका अंत हो गया हो, जिसका क्या हो गया हो? अंत हो गया हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर वो कह रहा है कि थेरी गाथा हम दुनिया में सुनाते रहेंगे। थेरी गाथा हम दुनिया में सुनाते रहेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो भाई टोकरी में दिगंत हो गया है, जो टोकरी में दिगंत हो गया है उसकी गाथा सब लोग सुनाते रहते हैं, सब लोग सुनाते रहते हैं। और कब सुनाते रहते हैं? तो 2020 में सुनाते रहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला है 2021 सम्राट अशोक। कौन है? सम्राट अशोक, दया प्रकाश सिन्हा। सम्राट अशोक किसने लिखा था? तो दया प्रकाश सिन्हा ने लिखा था। 2021 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2021 में सम्राट अशोक पर किसको? दया प्रकाश सिन्हा को। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, जो सम्राट अशोक थे वो दया के प्रकाश थे, बहुत दयालु थे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सम्राट जो अशोक हैं वो बहुत दयालु थे, तो दया प्रकाश सिन्हा हो जाएगा। 2021 में है, लेटेस्ट है, याद रखना। ठीक है, 2022 की बात करें तो अगर हम 2022 में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2022 तुमड़ी के शब्द। किसके शब्द?
तुमड़ी के शब्द, और ये किसका है? बद्री नारायण का है। किसका है? बद्री नारायण का है। अब ये एकदम से लेटेस्ट है, आप लोगों को इतना तो याद रहेगा। अगर इतना भी अगर याद नहीं रहेगा तो फिर भैया एग्ज़ाम देने मत जाओ, घर पे मम्मी पापा की सेवा करो और साथ में काम काज में हाथ जुटाओ। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। लास्ट में हम फिर से वही आपसे कहना चाहेंगे, एक विशेष सूचना है, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने इकाई 14 से 20 तक की PDF ले ली है, उनके लिए इकाई 13 की PDF आ चुकी है, जो कि डिस्क्रिप्टेड है। ठीक है, वो आप लोगों को खुद पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ना पढ़ने से अच्छा होगा कि कुछ आप पढ़ के जाएं, जिससे आपका जो डर है, डर के मारे, देखिए अगर आप इकाई 13 का आपको कंटेंट कहीं से नहीं मिलता है तो आप डरोगे पेपर में जाने से पहले, लेकिन अगर हमने आपको थोड़ा बहुत भी अगर कंटेंट दे दिया, थोड़ा बहुत तो नहीं है, जितने भी उसमें टॉपिक शामिल हैं इकाई 13 में सबके सब हैं, तो जिन्होंने ये खरीद लिया है तो वो क्या करेंगे कि भाई वहाँ पेपर में देने जाएंगे तो उनको डर नहीं रहेगा, उनको लगेगा कि हाँ यार हमने पढ़ा तो सब है। ठीक है, तो कम से कम आप क्या करें, इकाई 13 आप खरीद लें। तो जिन्होंने 14 से 20 इकाई तक खरीद लिया है उनको केवल मात्र 30 रुपये पे करने होंगे, और जिन्होंने अभी एक भी PDF नहीं खरीदा है तो उनको दोनों PDF के लिए 100 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैं तो यही चाहता हूँ कि अच्छा, वीडियो की शुरुआत में मैंने उसका प्रारूप भी दिखाया है PDF का कि किस तरीके की PDF होगी, तो आप पहले प्रारूप देखें PDF का, इसके बाद ऑर्डर करें। ठीक है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसको भी PDF चाहिए 70 67 60 62 61, इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सअप कुछ भी करें, आराम से आपको PDF पहुंच जाएगी। ठीक है, जिन्होंने PDF नहीं ली है उनके लिए 100 रुपये, जिन्होंने ना तो 14 से 20 तक ली है और जिन्होंने ना इकाई 13 ली है उनको 100 रुपये पे करने होंगे, और जिनके पास इकाई 14 से 20 की पहुंच चुकी है उनको ओनली 30 रुपये पे करने होंगे इकाई 13 के लिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करते रहें। 100 रुपये में हम सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं, देखिए लोग हज़ारों लेते हैं, हम सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि भाई हम भी अपने बच्चे पाल सकें। ठीक है, अगर रातों में जाग के हम अपनी नींद खराब कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपसे हम कुछ थोड़ा बहुत ले सकें, है ना। अगर आपको ये लगता है कि ये टीचर पैसे लेता है तो बिल्कुल भाई लेता हूँ, हमें भी अपने बच्चों को पालना है, आपके माता पिता ने आपको पाला है, हमारे माता पिता ने हमें पाला है, हमें अपने बच्चों को पालना है। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।